इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा यही है कि युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका इजराइल की तरफ से छिड़ा गया युद्ध ईरान के सबसे प्रमुख व्यक्ति के मारे जाने के बाद रुक जाएगा, उस कल्पना को धता बताते हुए ईरान पूरी तरह से युद्ध में उतरा हुआ है और जिसकी चपेट में दुनिया आ रही है, क्योंकि ईरान के पास वह स्ट्रेच ऑफ हार्मुज से लेकर के ऊर्जा संसाधनों के लिहाज से वह कोना है जिससे उसने भारत जैसे देश को बड़े गंभीर मुश्किल में डाल दिया। और भारत की कूटनीति के बाद लगभग 1 दर्जन दिन युद्ध के बीत गए, फिर भारत की तरफ से ईरान से मदद मांगी गई, तालमेल बना और 2 जहाज भारत लौटे। मैं सुनाऊंगा कहानी उसके बाद की कि अमेरिका ने इस पर क्या टिप्पणी की, ईरान ने इस पर क्या कहा है और क्या वाकई भारत के ऊर्जा संकट में कोई राहत दिखती रह रही है क्या। लेकिन युद्ध में भयानक तेजी दिखती जा रही है और हर दिन पिछले दिन से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ आ रहा है। भारत की बात करें तो भारत में एलपीजी सिलेंडर और उसके बाद सीएनजी गैस, पीएनजी गैस, इनके संकट गहराते जा रहे हैं। बड़े बड़े होटलों पर असर हो रहा है। 2 जहाज जो आए हैं रिपोर्ट के मुताबिक उससे 2 दिन के लिए घरेलू खपत के सिलेंडर रिफिल हो सकते हैं 60-65 लाख के आसपास। आगे क्या, क्योंकि आगे लगभग 20 जहाज अभी भी भारत के बताए जा रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास रुके हुए हैं, वो पास नहीं हुए। और आगे क्या है हम वरिष्ठ पत्रकारों के ऑथेंटिक बयानों के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी 24 घंटे में क्या हुआ, जरा एक सिलसिलेवार नजर दौड़ा लीजिए। ईरान को माना जा रहा था कि ईरान बड़ा कमजोर हो जाएगा, लेकिन ईरान ने नए सिरे से युद्ध की तैयारी आगे बढ़ाती है। उनके विदेश मंत्री आक्चेई ने जैसे ही कहा कि हम अभी सरेंडर की तरफ या अभी सीज फायर की तरफ नहीं सोच रहे, ये अमेरिका सोचे। अमेरिका पहले अपनी गलती माने, उसने बच्चों को मारा, उसने ईरान के सामान्य नागरिकों को मारा, उसने युद्ध हमारे ऊपर थोपा। हम अपनी तरफ से कोई सीज फायर नहीं करने जा रहे। No, we never asked for a ceasefire and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory, and there are people being killed only because President Trump wants to have fun. This is what he has said. वहीं ईरान दूसरी तरफ क्या कर रहा है पता है, चीन से उसने 1000 सुसाइड प्लेन खरीदे हैं। उसके बदले में चीन को वो तेल निर्यात करेगा। पिछले दिनों कई वीडियो में हमने आपको ये आंकड़ा बताया होगा कि अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर आर्थिक गोलबंदी और घेराबंदी करने की कोशिश की, कई देशों के ऊपर बड़े टैरिफ लगाए और उन्हें मजबूर किया कि ईरान से कोई तेल ना खरीदे, क्योंकि ईरान की सत्ता को अमेरिका अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। दुनिया के कई देश मान गए लेकिन चीन नहीं माना। चीन लगभग 80% तेल का आयातक है ईरान का। ऐसे में युद्ध के बीच में अमेरिका के हमलों के बीच सुसाइडर प्लेन 1000 की तादाद में ईरान ने खरीदा और चीन को वो तेल देगा इसके एवज में। आपको क्या लग रहा है, इन घटनाओं और इन समीकरणों के बाद क्या युद्ध कमजोर होगा, युद्ध रुक जाएगा? और तो और युद्ध बढ़ता जा रहा है। आने वाली सूचना के मुताबिक तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़े विस्फोट की खबर आ रही है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ईरानी ड्रोन से हमला हुआ जिसमें भीषण आग लग गई। पुष्ट खबरों के मुताबिक रूस ने ईरान में स्कूली लड़कियों पर हमले पर अमेरिका को जवाबदेही तय करने को कहा। यानी रूस और चीन इस युद्ध में परोक्ष रूप से शामिल हैं। रूस कह रहा है कि भाई बच्चों के स्कूल पर हमला अमेरिका ने क्यों किया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा दुनिया भर में इसकी थू-थू हुई थी, दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई और इस आलोचना में यह बात सामने आई कि अमेरिका ने दुनिया के ऊपर युद्ध थोपा है। और अभी भी यह चर्चा है कि एप्स्टीन फाइल से इतनी घिनौनी करतूत ट्रंप की सामने आने के बाद यह युद्ध दुनिया पर थोपा गया। लेकिन रूस अब साफ तौर पर कह रहा है कि वो जो बच्चों को मारा अमेरिका ने, इसकी गलती तो मानो। चीन सुसाइडर प्लेन दे रहा है और तो और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने के लिए
चीन कई और जहाज भी भेजा है, तो फिर ये क्या होगा? और इन सारी चीजों के बीच ट्रंप ने चेतावनी देते हुए खरक द्वीप पर नए हमले करने को कहा है। और ये खरक द्वीप वही है जहां तेल के लिहाज से ईरान का सबसे संवेदनशील इलाका है, संस्कृति के लिहाज से ईरान का सबसे संवेदनशील इलाका है खरक द्वीप। और इस द्वीप के बीच में अगर यहां हमला तेज होता है तो ये युद्ध बहुत विनाशक स्थिति में चला जाएगा। भाई ईरान को तो ये समझ में आ ही रहा है कि तुमने इतना हमारे ऊपर थोपा, हम झुके नहीं, हमारे प्रमुख झुके नहीं, उनको तुमने मार दिया फिर भी ईरान झुका नहीं, फिर ईरान तो लड़ रहा है और इसलिए यह सारा युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है। ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सेजिल मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। यह किस दिशा में संकेत कर रहा है? क्या ये अपने पहले कई जहाजी बेड़े से ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी, नई नई मिसाइल दागी। ये अमेरिका ने दावा किया कि हमने मिसाइल लॉन्चर उनके डिस्ट्रॉय कर दिए। अभी ये देखिए क्या हो रहा है। सेजिल मिसाइल के बारे में खासियत ये बताई जाती है कि ठोस ईंधन से चलने वाली है, जिससे इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर तो ये और विनाशक भी होगी, और विनाशक होगी, विनाश बढ़ेगा तो दुनिया पर इसका गहरा असर पड़ेगा। उत्तर कोरिया की तरफ से एक खबर यह आ रही है कि किम जोंग अपनी बेटी के साथ मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जो परमाणु क्षमता वाले हैं। और उसी तरह से सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के मौत की अफवाह वाली खबरों के बीच नेतन्याहू खुद सामने आकर के बयान देता है कि नहीं नहीं वो जिंदा है और वहां पर युद्ध का माहौल बना हुआ है। ऐसे में एक वीडियो वायरल होती है और वो वीडियो भारत और ईरान की तरफ से जोड़ने वाली है, और उस वीडियो के बारे में हम आपको बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर कुछ और खबरें देख लीजिए। कई वरिष्ठ पत्रकार तो ये बता रहे हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची कहते हैं कि सरकार खुद को बचाने की लड़ाई में नहीं है, सरकार काफी स्थिर और मजबूत है, हमें कोई वजह नहीं दिखती कि हमें अमेरिका से बात करनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला किया तब हम उनसे बात कर रहे थे और वह दूसरी बार था। एक और खबर मीडिया में आती है कि ट्रंप डिमांड अदर हेल्प सिक्योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया सेज नो प्लान्स टू सेंड शिप। यानी डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए दुनिया के बाकी देशों से सहयोग मांग रहा है और दुनिया के देश उसे मना कर रहे हैं। ईरान के सख्त तेवर बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिक्स न्यूज के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि इजराइल मस्ट बी पनिश्ड फॉर इट्स वॉर क्राइम। वहीं दूसरी खबर यह भी मिल रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हार्मुज जलडबरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चीन से अपने सैन्य संगठन में शामिल होने के अनुरोध के बाद चीन ने बयान जारी किया है कि चीन एक बार फिर सभी पक्षों से सैन्य अभियान तुरंत बंद करने का आह्वान करता है। अरागची यह भी बयान देते हुए सुनाई देते हैं कि हमने 440 किलो एनरिच्ड मटेरियल की घोषणा नहीं की, इसे IAEA ने वेरीफाई और घोषित किया। यह कोई सीक्रेट नहीं है, यह अभी मलबे के नीचे हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ था और सब कुछ मलबे के नीचे है, उन्हें वापस लेने की संभावना है, लेकिन यह IAEA एजेंसी की निगरानी में होगा। अगर एक दिन हम ऐसा करने के नतीजे पर पहुंचते हैं तो यह एजेंसी की निगरानी में ही संभव है। वे आगे कहते हैं कि हम उन देशों के लिए तैयार हैं जो अपने जहाजों को सुरक्षित आने जाने के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं। मैं किसी खास देश का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कई देशों ने हमसे संपर्क किया है जो अपने जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता चाहते हैं। यह हमारी सेना को तय करना है। उन्होंने पहले ही अलग अलग देशों के जहाजों के एक ग्रुप को सुरक्षित जाने देने का फैसला लिया। हमने इस स्ट्रेट को बंद नहीं किया है, वे खुद नहीं आ रहे हैं क्योंकि यूएस के हमले की वजह से वहां असुरक्षा है। और इस बयान के बाद एक नए तरह का समीकरण पैदा हो रहा है। अब भारत और ईरान के संबंधों पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो कल की वीडियो वायरल है, जिसमें बाकायदे उनसे यह पूछा जा रहा है कि आप ईरान को लेकर क्या सोचते हैं, आप भारत को लेकर क्या सोचते हैं। तो अपना बयान देते हुए वे कह रहे हैं कि भारत के लोगों ने ईरान से सिंपैथी दिखाई। भारत के लोगों ने, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो भारत में हो, उन्होंने बहुत एकजुटता के साथ ईरान का साथ दिया, इसलिए हम भारत का साथ देंगे। میان دو ملت بزرگ ایران و هند است. मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में हिंदुस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे रहबर शहीद की शहादत पर जिस तरीके से कंडोलेंसेस की और जिस तरीके से ताज़ियतें भेजी उन्होंने, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। आपकी इतनी हमदर्दियाँ और आपके ऐसे मैसेजेस और पैगामात इस बात की निशानदेही करते हैं कि हिंदुस्तान और ईरान के बीच में जिस तरह के तारीख़ी और जिस तरह के तहजीबी रिश्ते रहे हैं वो कितने गहरे हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा यहाँ के अवाम के जज्बात और आपके जज्बात से लगाया जा सकता है। امیدوارم با تلاش و همبستگی ملت‌های آزاده جهان
मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह दुनिया के तमाम आज़ाद माशरे और आज़ाद लोग एक साथ मिलजुल कर ऐसी काबिश और कोशिश जारी रखें कि इसके नतीजे में एक वो दिन आए कि जब फ़लस्तीन के मज़लूम आज़ाद मुल्क में और अपनी ज़मीन पर सांस लें, ज़िंदगी गुजारें और उनके ऊपर इस किस्म के जुल्म और मज़ालिम का सिलसिला खत्म हो चुका हो। वहीं अमेरिकी ऊर्जा सचिव की तरफ से क्रिस्टोफ राइट की तरफ से बयान आया है कि ईरान ने हार्मोज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर हमला नहीं किया क्योंकि भारत से सौदा हो गया है। ईरान ने उन पर गोलाबारी नहीं की क्योंकि ईरान ने शायद भारत के साथ कोई सौदा कर लिया है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के आसपास के राजनीतिक सिनेरियो के बदलने का थोड़ा सा विश्लेषण कर लें तो उसके कुछ बिंदु आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे शुरुआत में इस बात को समझिएगा कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा, अगर यह स्ट्रेट ऑफ हार्मोज प्रभावित रहा, अगर कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हुई तो भारत समेत दुनिया के कई देश इस युद्ध की गिरफ्त में आ जाएंगे और युद्ध हमेशा विनाशक होता है। गरीब आदमी, आम आदमी, कमजोर आदमी इसकी चपेट में आएगा, महंगाई तेजी से बढ़ेगी और एक ऐसी आर्थिक अस्थिरता आएगी जिसे लंबे वक्त तक उसके असर को कम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम जैसे लोग लगातार ये बात कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और दुनिया के उन तमाम देशों को फिर से सोचना चाहिए कि इस तरह का युद्ध कितना लंबा खींचे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास के समीकरण को अगर आप गौर से देखें तो जरा इसको समझ लीजिए। ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार करने की अनुमति दी। शुरुआत में 2 जहाजों नंदा देवी और शिवालिक को अनुमति मिली। ये दोनों जहाज एलपीजी से लदे हुए भारत के लिए रवाना हुए। जहाजों को मिलाकर 93,000 मीट्रिक टन है। इससे लगभग 65 लाख घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर भरे जा सकते हैं। भारत में रोजाना लगभग 50 से 60 लाख सिलेंडरों की खपत होती है, यानी 2 जहाजों के आने के बाद यह लगभग 1 से 1.5 दिन की भारतीय घरेलू गैस की जरूरत को पूरा कर सकती है। भारत की खाड़ी के शुरुआत में तकरीबन 24 भारतीय जहाज फंसे थे। 2 जहाज निकलने के बाद अभी बताया जा रहा है कि उनकी तादाद 22 है। 6 जहाज एलपीजी, 4 जहाज कच्चा तेल और बाकी अन्य मालवाहक जहाज हैं। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद स्थिति बिगड़ी। 7 से 10 मार्च के बाद जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर दी गई। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ हार्मुज स्ट्रेट को निशाना बनाने की बात कही। भारत की कूटनीतिक कोशिशों की अगर बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से 3 बार बात की, 28 फरवरी, 5 मार्च और 10 मार्च को। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की तब युद्ध लगभग 1 दर्जन दिन के आगे बढ़ चुका था। भारत में एक कॉमन कॉन्सियसनेस बना था कि जिसके ऊपर युद्ध थोपा गया हो हम उसके साथ खड़े हों, हम पीड़ित के साथ खड़े हों। लेकिन भारत की तरफ से जो शुरुआती ट्वीट आए प्रधानमंत्री के नेतन्याहू से बात करने और अरब देशों की बात करने की, उसमें लोग इस बात को अफसोस के साथ कह रहे थे कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है और ईरान से बात क्यों नहीं। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि भारत ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की और बातचीत कई कूटनीतिक स्तर पर जब आगे बढ़ी तब ये 2 जहाज आए। भारत को ऐसी कूटनीतिक कोशिश करनी चाहिए, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। आर्थिक रूप से हालात सुधरे, युद्ध कमजोर हो, भारत में भी जो एक अफरा तफरी का माहौल बन गया है, सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, दाम 4-5 गुना 10 गुना बढ़ते जा रहे हैं, यह आर्थिक अस्थिरता भारत की सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करेगी। सरकार को आगे बढ़ करके इसको रोकना चाहिए। लेकिन चुटकुले में भले ही अच्छा लगे कि नाली के गैस से चाय बनता है, सबको पता है कि नाली की गैस से चाय नहीं बनती है और इसलिए गैस चाहिए। और इस समय आपको समझ में आ रहा होगा कि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में आप कितनी चीजों पर दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इसलिए भारत को अपनी विदेश नीति को इस तरह रखना चाहिए कि दूसरा कोई देश ये न कहे कि हम कह रहे हैं रूस से तेल खरीदो। वैसे ही भारत उन देशों के प्रति एक मधुर रिश्ता रखे जिनके जहाज आने रुकवा देने पर भारत में हाहाकार मच सकता है। एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत देश को चलना चाहिए और इसमें अपने पुराने मित्रों को खास तवज्जो देनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।